हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मौजूद हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल जो उनसे कई मुद्दों पर बात करेंगे। पराली या प्रदूषण कहें, एक बड़ा मुद्दा जो है हरियाणा के लिए बना है। हरियाणा के 14 जिले जो हैं NCR के दायरे में आते हैं और NGT की जो रिपोर्ट है वो काफ़ी सख्त है जो प्रदूषण को लेकर, और फैसले भी सख्त आए हैं। इसके साथ साथ इससे पहले हम शुरुआत करेंगे, बड़ौदा उपचुनाव के लिए दलाल साहब प्रभारी थे, हार हुई है, उसके आंकलन उनका क्या है? क्योंकि दलाल साहब शुरू से लेकर अंत तक बड़ौदा रहे हैं। दलाल साहब नमस्कार। नमस्कार जी। दलाल साहब ये बताएं कि बड़ौदा में आप लोग काफ़ी आश्वस्त थे कि भारी मतों से जीत होगी, तो ऐसा क्या हुआ कि ये उलटफेर हुआ? देखिए, हम बड़ौदा की जनता का धन्यवाद अदा करते हैं कि शांतिपूर्ण मतदान किया, उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुना और हमारे जो भाई थे, भाई योगेश्वर दत्त जो दूसरे नंबर पर रहे हैं, उनको भी अच्छे वोट दिए हैं और हमारी पार्टी को इतना वोट मिला है जो पहले कभी नहीं मिला। और मुझे अब उम्मीद है कि जीतने वाले प्रत्याशी भाई नरवाल, इंदुराज नरवाल और योगेश्वर दत्त दोनों मिलके बड़ौदा में जो विकास की योजनाएं हमारी सरकार ने शुरू की हैं उनको पूरा करवाएंगे और बड़ौदा का विकास में सहयोगी बनेंगे। दलाल साहब, आप शुरू से बड़ौदा रहे, क्योंकि आपका आंकलन, कोई जिनका कम वहाँ प्रवास रहा हो उनका आंकलन और तरह का है, आपका आंकलन क्या है? नहीं, देखिए, हमारे वोटों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। 50,000 से ज़्यादा पहली बार हमने इस क्षेत्र में वोट लिए हैं। लगभग 41% के आसपास हमारा वोट मिला है। पिछले विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में हमें 34-35% वोट मिला था, उससे हमारी सरकार बन गई। लेकिन हमारे विरोधी जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, वहाँ वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है और जो प्रदर्शन था इन लोगों का या दूसरी पार्टियों का, उनका बिल्कुल कमज़ोर रहा है। लेकिन फिर भी मैं अपनी इनकी जीत के लिए उनको बधाई देता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि बड़ौदा में जो विकास की योजनाएं शुरू की हैं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो 4 साल करवाकर बड़ौदा का विकास करवाएं, उसमें भागीदारी करें। सर ये बताएं कि आपने कहा कि ध्रुवीकरण हुआ, किस तरह का ध्रुवीकरण है जो वहाँ पर मतों का हुआ? नहीं, आमतौर पे जो है सरकारें बढ़ती हैं 35-40% में सरकारें बन जाती हैं। यहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला था और हमारे प्रत्याशी की बजाय दूसरे प्रत्याशी को वोट ज़्यादा मिले। ये बताएं, क्योंकि आपकी गठबंधन की सरकार है और साझा उम्मीदवार था योगेश्वर पहलवान, तो ये अगर हम पिछला जोड़ भी लगाएं तो काफ़ी बड़ी संख्या में मत होना चाहिए था। क्या लोगों ने मतलब पूरी तरह से सहयोग नहीं करा? नहीं, मत हमें अच्छे मिले हैं और सभी वर्ग से मिले हैं, लेकिन ज़्यादा नुकसान जो हुआ है, कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया था कृषि बिलों पे, उसको हमने जो समझाते समझाते थोड़ी सी देर होगी। जो मंडियों का दुष्प्रचार किया, MSP का दुष्प्रचार किया, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक कहा कि भाई MSP नहीं रहेगी, मंडियाँ नहीं रहेगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, उसका प्रभाव भी पड़ा। लेकिन बड़ा जो भ्रामक प्रचार जो कांग्रेस ने किया था, उसका परिणाम ये रहा है कि हमारे प्रत्याशी को थोड़े बहुत वोटों से हार हुई है। आप संतुष्ट हैं जितने वोट पहलवान को पड़े हैं? नहीं, संतुष्ट ना, तो मैंडेट को स्वीकार करना चाहिए। वोट अच्छे मिले हैं और जीत की हमें अपेक्षा थी, और अगर भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा जीतता तो ज़्यादा बेहतर होता था। व्यक्तित्व उनका बड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और पढ़े लिखे हैं। लेकिन जो बड़ौदा की जनता ने फैसला दिया है वो हमें स्वीकार है। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये चुनाव जो है जो पूरी तरह से हुड्डा वर्सेस सरकार का या मनोहर लाल का हो गया था? देखिए, इस इलाके के अंदर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कभी भी नहीं जीता, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो। हमेशा ही यहाँ या तो पहले इकट्ठी इन होती थी, उसके प्रत्याशी जीतते रहे 4-5 बार,
या फिर 3 बार से लगातार कांग्रेस के वो रहे। और हुड्डा साहब का गांव है सांगी, उसके पड़ोस का हल्का है, बिल्कुल 3-4 किलोमीटर से क्षेत्र शुरू हो जाता है। उनका व्यक्तिगत प्रभाव भी ज़्यादा है, आपस में आना जाना है, शादी ब्याह का है, नौंदा निदारी है, वो व्यक्तिगत संपर्क उनका ज़्यादा रहा है, उसका लाभ उन्हें मिला है। सर ये बताएं कि ये जो घोषणाएं इस उपचुनाव के दौरान की गई थी, क्या उनको जो क्रियान्वयन के लिए है, उनके एग्जीक्यूशन के लिए है, आप डटे रहेंगे अभी? नहीं, जो भी घोषणाएं कोई नहीं है, हमने जो प्रोजेक्ट लिए थे वो मंजूर कर दिए थे और उन पे सब पे पैसा डाल दिया, फाइनेंस से भी पास है। सारे काम जो होंगे वो पूरे किए जाएंगे। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति ये नहीं है कि विधायक पक्ष का है विपक्ष का है। हम तो हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नीति से काम करते हैं। और हमारी ये दृढ़ संकल्प है कि बड़ौदा और गोहाना को हम गुड़गांव की तर्ज पर विकसित क्षेत्र बनाएं। यहाँ IMT आए, यहाँ 2 जो है एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बने, महिलाओं के कॉलेज चालू हो गए, कारखाने आए, रोजगार के साधन उपलब्ध हों और हमारा जो है ये विकसित क्षेत्र हो जाए। मेरा बड़ौदा को लेकर एक और आपसे सवाल मैं जानना चाहता हूं कि हम जीत कहते थे बड़ी होगी भाजपा की, तो अब नतीजे क्योंकि पलट गए हैं, इसको जो है पार्टी किस तरह से लेगी? कोई मंथन जो है इन नतीजों को लेकर रखा गया है पार्टी स्तर पर? मंथन तो जनता की सेवा और ज्यादा करेंगे और सेवा करके सेवा भाव से ही हम जन आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और इसी का परिणाम है कि 2 बार हमारी सरकार बन चुकी है। और आज भी हमारे सारे देश के अंदर मोदी जी के मुकाबले का नेतृत्व भारत में कभी ना हुआ है ना है। और आप देख रहे हैं कि बिहार में रिजल्ट हमारे अनुकूल आया है, यूपी में आया है, मध्य प्रदेश में आया है, गुजरात में आया है और हरियाणा की तो एक सीट थी। और ये सीट शुरू से ही लगता था कि हमारे लिए ये एक अवसर तो है लेकिन चुनौती भी थी। और इस सीट को हमने पूरे प्रयत्न किया कि लोगों को समझाएं, लेकिन हम इसी दिशा में काम करते रहेंगे और इस सीट को अगली बार जीतेंगे। मेरा बड़ौदा से हटके ये सवाल है सर, अभी आपने देखा होगा कि 14 जो हरियाणा के जिले हैं वो प्रदूषण की जो है लार्जर मार में है, बड़ी मार में है। पराली को लेकर सरकार जो है भरसक प्रयास करती रही कि पराली ना जले, क्योंकि वो एक प्रदूषण का कारण बन रहा है, अन्य कारण भी हैं। तो अब पराली ना जले, क्योंकि इस दफे भी कई मुकदमे जो हैं किसानों पर दर्ज हुए हैं, क्या ठोस कदम उसके लिए उठाने जा रहे हैं? और जो दूसरा प्रदूषण है उसको रोकने के लिए जो क्या करने जा रहे हैं? लेकिन दिल्ली अपने आप में बहुत प्रदूषित शहर है और यहाँ वायु का प्रदूषण भी है, पानी भी प्रदूषित है। और हरियाणा में भी इन दिनों के अंदर थोड़ा बहुत कोई एकाध किसान पराली जला देता है। हालांकि हमने बहुत सारी मशीनें दी हैं कि पराली ना जलाएं, जो बेलर दिए हैं, और पराली के लिए हम किसान को लाभकारी मूल्य देने की स्थिति में हैं। पिछले साल से ज़्यादा हम पराली खरीद रहे हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर भी आ गए हैं और पराली के उपयोग के लिए तरह तरह की हमने स्कीम बनाई है। और मुझे लगता है कि हरियाणा का किसान भविष्य में कोई पराली नहीं जलाएगा। इस बार भी पंजाब के मुकाबले हम 25% ही पराली हरियाणा की कोशिश भी की। और करके मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा का किसान भविष्य में कोई पराली नहीं जलाएगा। ये पटाखे जलाने को लेकर बड़ा इस समय वो हल्ला मचा है। आपको लगता है कि पटाखे प्रदूषण रोकने के लिए बैन करने चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 14 जिले जो हैं NCR के क्षेत्र में आते हैं और NGT के पटाखे जलाने के लिए कड़े आदेश हैं ना चलाने के लिए। हाँ, इससे प्रदूषण के माहौल में अगर पटाखों का धुआं भी ऐड हो जाएगा तो ये बहुत ही घातक होगा। और दिए जलाएं, लोग मिट्टी के दिए जलाएं, घी के दिए जलाएं, तेल के दिए जलाएं। पटाखे से प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। ये मेरी सब भाइयों से प्रार्थना है कि पटाखों से कम इस साल दूर ही रहे। क्योंकि गन्ना उत्पादकों की बड़ी मांग रहती है, उनकी पेमेंट भी डिले होती है और पिराई भी जो है आपने इस दफे शुरू में जो जल्दी करवाई है, क्या स्थिति है इस समय सब? देखिए, हरियाणा सरकार
कोई भी किसान हितैषी फैसला लेने में पीछे नहीं रहती, स्वतः हम संज्ञान लेते हैं। इस बार मिलों को हमने लगभग 10-15 दिन पहले चालू किया है। अपने आप किसान करके 10 रुपए का भाव क्विंटल का बढ़ा के 350 रुपए प्रति क्विंटल का भाव किया है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। पंजाब में तो हमारे से मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा कम है, यूपी में भी बहुत ज्यादा कम है। और हमने कल ही मैं करनाल शुगर मिल का शुरुआत करके आया हूँ पेराई सीजन का। वहाँ पर 10 रुपए में भरपूर भोजन देने की व्यवस्था हम कर रहे हैं किसानों को। ठहरने के लिए टॉयलेट और रुकने की व्यवस्था हम कर रहे हैं, और मिलों की कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं। और हमने उनको मिल को बोला है कि आप गुड़ की तरफ भी ध्यान दें, कि गुड़ में हमारा मिलों का घाटा दूर हो जाएगा। पेमेंट हमने पूरी, हमारे पास 14 मिल हैं, सिर्फ एक मिल की पेमेंट 18-19 करोड़ है। 2,500 करोड़ रुपए में से समझ गए कि 1% पेमेंट पेंडिंग है, वो भी अगले महीने तक हो जाएगी। हरियाणा किसान हितैषी सरकार है। हरियाणा की सरकार जो है सबसे अच्छी पेमेंट करते हैं और किसानों को भरपूर इसका फायदा मिलता है। चाहे वो गन्ने की बात हो, चाहे वो बाजरा खरीद की बात हो। 3 साल पहले हमने बाजरा खरीदा था, 1 लाख टन पहले साल था। पिछले साल 3 लाख मीट्रिक टन था। इस साल 6 लाख मीट्रिक टन बाजरा हम खरीद चुके हैं। लगभग 1200-1300 करोड़ रुपए का बाजरा हम खरीद चुके हैं। किसानों को अगर यही बाजरे का भाव देखा जाए तो 500-600 करोड़ रुपए अतिरिक्त हमने राजस्थान की मार्केट को देखते हुए दिए हैं। इरिगेशन गया था किसानों से एक क्रॉप लोन जो है लागू नहीं हुआ, क्या वजह है, उसमें क्यों डिले हो रहा है? देखिए, जो टाइम पर पेमेंट करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक का लोन है, वो तो हमने कर दिया है। हमारी मुख्यमंत्री जी की और सारे प्रदेश सरकार की इच्छा है कि सारे लोन को ही हम जो है 4% ब्याज भी सरकार अपने बजट से दे। लेकिन ये अभूतपूर्व साल है, हम खुद ही ब्याज पे पैसा उठा के सैलरी दे पा रहे हैं। कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें, जो कल्याणकारी योजनाएं थी, जो हम करना चाहते थे, वो इस बार नहीं कर पाए। लेकिन भविष्य में हम किसान हितैषी फैसले और लेंगे। ये माने कि गेहूं की जो बिजाई होगी उस समय किसानों को जो क्रॉप लोन है वो 1.5 से बढ़कर 3 लाख जो है दिया जाएगा, या वो लेने की सुविधा के हकदार होंगे? 3 लाख तक का लोन तो अभी भी देते हैं। 3 लाख रुपए तक के लोन पर जो ब्याज है, इंटरेस्ट की सब्सिडी है 3% की, 7% की बजाय उसको 4% ब्याज लगता है अगर वो टाइमली पे करता है। हम तो 0 पे लाने की सोच रहे हैं, तो 0 पे लाने के लिए थोड़ा सा रेवेन्यू साइड देखना पड़ेगा। जो ही हमारी हालात ठीक होगी, मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि वो किसान हितैषी फैसला ये भी अपनी कलम से करे। एक आप लोगों ने आड़तियों के चंगुल से किसानों को निकालने के लिए इस दफे उनकी राय ली थी कि कितने किसान जो हैं वो डायरेक्ट अपनी पेमेंट चाहते हैं खाते में, और कितने किसान आड़तियों के माध्यम से। एक रफली आंकड़ा बताएं कि कितने फीसदी किसानों ने हरियाणा में अपने डायरेक्ट खाते में पैसे लेना का मंजूर किया है या स्वीकृति दी? हमने पोर्टल पे ये किसानों से रिक्वेस्ट की थी कि आप बता दीजिए कि आप आड़ती के थ्रू पेमेंट लेना चाहते हैं या डायरेक्ट लेना चाहते हैं, और लगभग 2/3 किसान ने डायरेक्ट पेमेंट ली है और हमने डायरेक्ट पेमेंट कर भी दी है। अब तक हम लगभग 11,000 करोड़ रुपए की परचेज हम कर चुके हैं जीरी की। 6,000 करोड़ रुपए की पेमेंट हम कर चुके हैं। और बाजरा बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम आप मानते हैं? नहीं, देखिए, किसान की मुझे समझ में नहीं आती। किसान की उपज खरीदार सरकार और पैसा कोई और ले जाए, ये कहाँ का न्याय है? किसान के साथ जुल्म है ये। और किसान को अपने गर्दन को पकड़ के जो लोग रखना चाहते हैं, जो पूंजी का व्यापार करते हैं, जो ब्याज बट्टे का काम करते हैं, तो किसान का शोषण होता है, वो गलत है। शुक्रिया।